तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे पास अगर मशीन रीडेबल होता तो जहां जहां वोट चोरी हो रही है उसका हम पता लगा सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग वो दे नहीं रहा। चुनाव आयोग का पहली बार ऐसा व्यवहार हम देख रहे हैं। उनके व्यवहार की हम निंदा करते हैं। देश में ऐसा माहौल बना दिया कि पक्ष और विपक्ष में बहुत दूरी आ गई है। चुनाव आयोग पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, उसकी निष्पक्षता कायम रहे, ये हमारा काम होता है। और सरकार अगर कोई कदम नहीं उठाती तो जनता जवाब देगी। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बिहार में यात्रा शुरू की उसकी प्रतिक्रिया शानदार मिल रही है। सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, पूरा मुल्क देख रहा है कि देश के अंदर क्या हो रहा है। मुद्दा उठाया है, सोच समझ के उठाया। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि अगर मशीन रीडेबल तरीका होता हमारे पास में तो हम और ज़्यादा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ जहाँ भी वोट चोरी हो रही है पता लगा सकते थे। पर चुनाव आयोग वो दे नहीं रहा है। ये उनकी मांग है, जो जायज मांग है। चुनाव आयोग पता नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा व्यवहार, बजाय इसके कि ये आश्वासन देते नेता प्रतिपक्ष को कि आपने आरोप लगाया, हम इसकी जांच कर लेते हैं। बताते बाद में उसकी जांच में ये परिणाम आए हैं। उसकी बजाय जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं लगातार, आप माफ़ी मांगो, आप एफिडेविट दो, ये तरीका मैंने कभी देखा नहीं। आरोप लगाना एक सहजता की बात है। कोई भी विभाग होता है, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, पब्लिक में जो लोग होते हैं विपक्ष में, फीडबैक आता है उनके पास में, उसके आधार पर भी कई बार लगाते हैं आरोप और वो जवाब देते हैं। पर ये व्यवहार जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी का है, चीफ कमिश्नर का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि परिसीमन की आड़ में चुनाव को बार बार टालना संविधान की भावना के खिलाफ है। इस मामले को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होता है। आदेश की कॉपी मंगवाई जा रही है। पंचायत चुनाव टालने पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट का सरकार को अल्टीमेटम। पंचायत चुनाव जल्द करवाए सरकार। सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया का दिया हवाला। पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया का हवाला देते हुए चुनाव टालना मजबूरी करार दिया, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान की धारा 38 के तहत लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुचारू संचालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रशासकों को लंबे समय तक बिठाए रखना लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करता है। परिसीमन के आधार पर सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं कर सकती है। अदालत ने साफ कर दिया कि जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां पर अधिकतम 6 महीने के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। गंभीरता से विचार करेंगे और न्यायोचित होगा वही करेंगे। जो माननीय न्यायालय आदेश देता है उसकी तो पालना सबको करनी होती है। विधानसभा सत्र 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पंचायत चुनाव में देरी का मुद्दा जोर शोर से उठाए जाने की संभावना है। हालांकि मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब देने के लिए तैयार है। जहां तक सवाल है हार और जीत का कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस को तो औकात बता दी ना जनता ने। जो उपचुनाव हुए थे उसे धूल चटा दी है। तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव जो होगा जनहित को देखते होगा। सूत्रों के माने तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब परिसीमन की वजह से पंचायत चुनाव टाले गए हों। इससे पहले 2020 में भी पंचायत चुनाव टाले गए थे और सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब गेंद सरकार के पाले में है। अदालत के निर्देश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव करवाने की दिशा में जल्द कदम उठा सकती है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। उधर सीकर के रेवासा धाम पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कट्टर हिंदू है। हिंदू राष्ट्र का झंडा यदि कहीं फहराएगा तो पहला नंबर राजस्थान का ही होगा।
कन्हैयालाल दर्जी जैसी घटना दोबारा न हो, इसलिए मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। एक बात कह दें, अब राजस्थान वैसे भी वीरों की भूमि है। यहां के तो लोग नहीं, यहां के तो घोड़े भी वीर होते हैं। मनुष्य की तो छोड़ो, यहां अश्व भी वीर होते हैं। अश्व की तो छोड़ो, यहां का गज हाथी राम प्रसाद भी वीर होता है। और एक बात कहें, हिंदू राष्ट्र का झंडा यदि कहीं फहराएगा तो शायद पहला नंबर राजस्थान का आएगा, क्योंकि ये वही भूमि है जहां महाराणा प्रताप की तलवार ने विरोधियों के नाको चने चढ़वा दिए थे विरोधियों को। ये वही भूमि है जहां कट्टर हिंदू रहते हैं। एक एक घंटा मात्र आप हिंदू राष्ट्र के लिए निकालना प्रारंभ कर दो हिंदुओं। हम दावे के साथ कहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा भी लगेगा। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुला हुआ है। जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कर्नाटक से आए एक एएसआई की मौत हो गई है। एएसआई एम अलप्पा को हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनकी मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। विजयनगर से यहां पर एक टीम आई थी, अरेस्ट वारंट की वजह से ये जोधपुर आई थी टीम कर्नाटक के विजयनगर से, और यहां पर एएसआई को हार्ट अटैक आने से उनकी मौत होने की जानकारी सामने आई है। एमजीएच मोर्चरी में उनका शव रखवाया गया है। जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक से आए एएसआई की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। एएसआई एम अलप्पा यहां पर एक टीम के साथ आए थे और किसी जांच को लेकर के टीम यहां पर पहुंची थी। कर्नाटक के विजयनगर से उस टीम का हिस्सा थे एएसआई अलप्पा, लेकिन यहां पर जोधपुर में उनको हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई है। जोधपुर से ये बड़ी खबर, एएसआई एम अलप्पा को हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनकी जान चली गई। कर्नाटक के विजयनगर से यहां पर पुलिस की टीम आई थी, उसके सदस्य एएसआई अलप्पा जोधपुर में इन्वेस्टिगेशन को लेकर के आए थे वारंट की वजह से और अरेस्ट वारंट के लिए, लेकिन यहां पर अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी जान चली गई। उधर डीडवाना कुचामन से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक व्यापारी से 45 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है और एक पत्र भेजकर बाकायदा व्यापारी के बेटे को भरे बाजार गोली मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस को बताने पर बुरा करने की धमकी दी गई है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें संदिग्ध बाइक सवार नजर आए हैं। पुलिस अब इन संदिग्ध बाइक सवारों की पहचान में जुटी हुई है। तफ्तीश जारी है पुलिस की। भूपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा धमकी दिए जाने का जिक्र किया गया है। ये भूपेंद्र सिंह कौन बदमाश है, कोई गुंडा, और इसको लेकर के इसका जिक्र आया है। अब पुलिस इस पर भी काम कर रही है। डीडवाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। तो पत्र में लिखा हुआ बाकायदा कागलीवाल, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मुझे 45 लाख रुपए चाहिए, वो भी आज रात को 2 बजे तेरे गांव में जो नमक की झील है, और ये भी लिखा है खालडा है, वहां पर आज रात आ जाना 2 बजे पैसे लेकर के। ये धमकी भरा पत्र बाकायदा भेजा गया है और अब इस मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। तो डीडवाना से ये बड़ी खबर, और बाकायदा एक गुंडे ने पत्र भेज करके अपना नाम भी बताया है और एक व्यापारी को धमकाया है। 45 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। पैसे नहीं देने पर बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी है। तो प्रदेश की 5 प्रमुख बाघ परियोजनाओं में बसे गांव के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर अब राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी तेजी से काम करेगी। रिपोर्ट देखिए।
सूबे के टाइगर रिजर्व में तेज होगा गांव का विस्थापन। 111 गांवों से 15,000 परिवारों को जंगल से बाहर बसाने का प्लान। जंगल में बसे गांवों की तस्वीरें भले ही महानगर में रहने वाले लोगों को रोमांचित करती हों, लेकिन स्याह हकीकत यही है कि इन जंगलों में न जीवन की बुनियादी सुविधाएं हैं और न जिंदगी की गारंटी। राह चलते ग्रामीण कब किसी बाघ या तेंदुए का निवाला बन जाए, कोई नहीं जानता। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व में करीब 111 गांव बसे हुए हैं। ये गांव और वहां पर जो लोग हैं उनके साथ साथ उन बाघों को भी इंसान से टकराव होने की संभावनाएं बढ़ने से खतरा रहता है। पिछले 2 सालों में प्रदेश में बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण प्रदेश के टाइगर रिजर्व में मौजूद गांवों को माना जा रहा है, जहां मानव आबादी के कारण बाघों की टेरिटरी में बार बार हस्तक्षेप होता है। प्रदेश के 5 टाइगर रिजर्व में कुल 106 गांवों का विस्थापन होना है। दुनिया भर में विख्यात रणथंभौर टाइगर रिजर्व में महज 17 गांव हैं, तो प्रदेश के सबसे नए धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 46 गांवों का विस्थापन होना है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व 17 गांव, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 8 गांव, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 8 गांव, सरिस्का टाइगर रिजर्व 29 गांव, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 46 गांव। आपको बताते चलें कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मोर डूंगरी गांव जैसे मामलों में उचित मुआवजा न मिलने से विस्थापन रुका हुआ है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जुड़े 7 मामलों में हाईकोर्ट ने 2017 में साफ किया था कि विस्थापित परिवारों को डीएलसी दर का 1.5 गुना मुआवजा दिया जाए। अब सभी रिजर्वों में सीटीएच की निजी भूमि के लिए डीएलसी दर का 3 गुना मुआवजा दिए जाने की तैयारी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक संपन्न हुई और उसमें जो पुराना पैकेज था उस पर राज्य सरकार द्वारा रिव्यू किया गया है और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये है कि उस नए पैकेज के माध्यम से ग्रामवासियों को हम बात भी करेंगे, हमारे अधिकारी बात करेंगे। यदि ग्रामवासी संतुष्ट हुए तो हम प्रयास ये करेंगे कि जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उन ग्रामों को वहां से स्थापित किया जाए। जंगल खाली होने पर बाघ और दूसरे वन्य जीवों को स्वतंत्र और सुरक्षित विचरण क्षेत्र मिलेगा। गांव हटने से बाघों के साथ टकराव की घटनाएं कम होंगी। टाइगर रिजर्व का विस्तार पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। यदि पारदर्शी मुआवजा और व्यवहारिक पुनर्वास पैकेज पर सहमति बनती है तो न सिर्फ बाघों को सुरक्षित आवास मिलेगा बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए भी नई जिंदगी की राह खुलेगी। फिलहाल एक दशक बाद राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश के इन तमाम 5 टाइगर रिजर्व, जिनके अंदर रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी और जो रणथंभौर 2 है करौली का केला देवी, वो शामिल है। इन सभी जगह से 111 गांवों को शिफ्ट करने के लिए पैकेज को लुभावना बनाया जाए। पहले पैकेज दिया जाता था लेकिन वो पैकेज ग्रामीणों को पसंद नहीं आता था। उसे रिवाइज करने में ही इतना वक्त निकल गया कि अभी तक गांव शिफ्ट ही नहीं हो पाया और गांवों के अंदर जो बसी आबादी है वो बढ़ते बढ़ते अब 15,000 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस पैकेज को बेहतर बना करके ग्रामीणों के विस्थापन के काम को शुरू किया जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी सांसदों की बैठक खत्म हो गई है और इसके बाद बैठक से बाहर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी निकल आए। बैठक में शामिल हुए राजस्थान के बीजेपी के सभी सांसद और प्रदेश के विकास को लेकर के आपस में चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के तमाम सांसदों की मौजूदगी तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मंजू शर्मा मुख्यमंत्री के ठीक पीछे खड़ी हुई हैं और भागीरथ चौधरी दिखाई दे रहे हैं। भीलवाड़ा के सांसद भी दिखाई दे रहे हैं। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के सांसद भी दिखाई दे रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मदन राठौड़ की मौजूदगी थी, यानी कि तमाम बीजेपी के सांसद हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री की आज चर्चा हुई है, विस्तार से काफी देर तक बातचीत हुई। डिनर पे चर्चा होगी सर, क्या किन बात सर कैसी रहेगी सर? स्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात, इसके लिए बधाई देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री जी हर प्रोजेक्ट सबको करते हैं और राजस्थान में जो आवश्यकता है उसको प्रधानमंत्री बहुत ही
अन्य के साथ। ओम बिरला साहब को बड़ा योगदान रहा, लगातार चेज कर रहे थे वो। नहीं, निश्चित रूप से सभी को फायदा है। माननीय बिरला जी का तो लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान के उन तमाम हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सभी को उससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और एक हमारा उस क्षेत्र में एक अच्छा हब भी बनेगा, जिससे कि हमारे टूरिस्ट से लेकर के, हमारे स्टूडेंट से लेकर के, हमारे इंडस्ट्री से लेकर के सभी को उसमें बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान को एक नई बहुत बड़ी सौगात मिली। आज की बैठक में क्या खास रहा सर? हमारे बीकानेर हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे स्पीकर साहब भी आए थे, और सभी केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से हैं और सभी सांसदगण राजस्थान राज्यसभा और लोकसभा के राजस्थान के जितने भी काम हैं केंद्र में, उन केंद्र के काम में जल्दी से जल्दी वो हुए। जो भारत सरकार से चाहे किसी तरह के फंड की रिलीज की बात हो, किसी तरह के काम हो, तो सारों ने हमने साथ बैठ करके मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग विभाग के काम बताएं और किस हिसाब से हमें जो है जल्दी से जल्दी राजस्थान के हित में ये काम पूरे करने हैं। तो चर्चा जो है बहुत अच्छी रही और समय समय पे ये सोचा गया कि राजस्थान के काम शीघ्र हों, यहाँ से शीघ्र निकलें, तो समय समय पे ये बैठक भी होगी और कोऑर्डिनेशन भी किया जाएगा सांसदों के द्वारा, उनके ऑफिस के द्वारा, विभिन्न मंत्रालयों से। तो वहीं